हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी अध्याय 4। इनका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसका आज हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पाठ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इस पाठ में हमें क्या क्या मूल रूप से पढ़ना था। तो हम लोग देखे थे कि भाई वन हमारा एक अनुपम संसाधन है और वन के बिना हमारा एक जीवन जो है ना थोड़ा सा अधूरा रहता है, क्योंकि वन जो है ना वह क्या करती है, हमारी पर्यावरण को संतुलित शुद्ध बनाती है। वर्षा कराने में भी क्या करती है, वह मदद करती है। सबसे बड़ी बात, हम लोग जो भोजन लेते हैं 85% हम लोग पादप से ही लेते हैं नहीं, और मात्र 15% हम लोग जंतु से प्राप्त करते हैं। और ये जंतु भी किस पर जीवित रहती है, तो मूल रूप से पादप पर ही रहती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग किस पर निर्भर करते हैं, पौधे पर निर्भर करते हैं नहीं, अर्थात पौधा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हमने देखा कि हमारी जलवायु के हिसाब से वन कुल 5 भागों में बांटा गया था। और कल हमने देखा था, जिसमें बताया था कि संरक्षण के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा था। सुरक्षित इतना हम लोग देखे। इसके बाद हमारे आसपास जितने जंतुएं हैं, इन जंतुओं को हम लोग कुल 5 भागों में बांटा था, जिनमें शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, पकने वाले थे, जल भयचर थे ना। ये सारे जंतुओं को हम लोग विस्तार से चर्चा किया था। लेकिन स्वाभाविक सी बात क्या होती है कि हमारे देश की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी हुई, जिसके कारण जंगल भी कटे और वन्य प्राणी भी उसके साथ साथ विलुप्त होना शुरू हो। मज़ा तो तब आया कि जब हम लोग हमारी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हमने देखा कि हमारे देश में कितना होना चाहिए, 33.3% भूभाग पर वन चाहिए। और जब हमने 2001 में वन की हमने जब गिनती करना शुरू किया तो पता चला कि मात्र 19.27% या 6-7% जो भी थी तकरीबन वन रह गई थी। तो एक भारी चिंता की विषय बन गई, क्योंकि हमारे देश का ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में तेजी से परिवर्तन होने लगा। तो इस पर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और वन महोत्सव लगाया गया। वन्य जीव के संरक्षण के लिए अन्य प्रकार के उपाय किए गए, जिसमें राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और जैव मंडल घोषित किया गया, जिसके बाद जंगली जानवरों की भी रक्षा हुई और वन की भी रक्षा होना शुरू हुआ है। अनुमानतः अब हमारे देशों में लगभग वन की वृद्धि हुई है, जो 2013 के अनुसार 21.23% हमारे यहाँ वन हुआ। और इस 2013 से 2025 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ वृद्धि जरूर ही हुई होगी। और जनसंख्या, अन्य जो जीव जंतु हैं उसमें भी वृद्धि हुई है। जैसे हमने कल गूगल पर सर्च किया था तो बाघों की संख्या कितनी थी, 3668 हमारे यहाँ अब वर्तमान में बाघों की संख्या है 82। हाँ, 3682 है। बच्चे ने एक नोट कर लिए थे। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से हमारे यहाँ ना पहले कितना था, 2010 में 1706 था, लेकिन अब 3682 है। इसका मतलब है कि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या हमारी नहीं बाघों की, उसमें वृद्धि हुई है, तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाँ, जनसंख्या भी बढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ बाघ की बात हो रही है। चलिए, सब तो विस्तार से आप सुने ही थे। और नहीं सुने हैं तो पहले हमारे चैनल पर 2 वीडियो हैं, पहले उसको देखिए, तब समझ में आएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्या क्या हमको पढ़ना है। सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के भारतीय वनों की तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इनमें किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में जितने प्रकार के वन है ना, उन वनों के बारे में आपको लिखना है, मानी सब के बारे में 2-4 लाइन करके लिखना है। क्लियर। सबसे पहले क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार के भारतीय वनों की तुलनात्मक विवरण, यानी सब के बारे में 2-4 लाइन लिख देंगे तो तुलना अपने आप हो जाएगी। अच्छा, तो जलवायु के हिसाब से हमने देखा था हमारे देश में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भाग। सबसे पहला था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, इसी का नाम है चीर हरित वन। हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर, यह वन हमेशा हरी भरी रहती है, अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराती।
इसकी लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत कड़ी होती है और इस पेड़ की लंबाई लगभग 60 मीटर तक जाती है। ठीक है। इसके मुख्य वृक्ष हैं महोगनी, एबोनी इत्यादि। यह हमारे भारत में खास करके जो पूर्वी राज्य हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। कोई दिक्कत? एक नंबर हो गया। अब दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन लिखेंगे। इस वन की लकड़ियां भी कड़ी होती है लेकिन सदाबहार की तरह लंबी नहीं होती। कड़ी होती है लेकिन लंबी नहीं होती है क्योंकि जो सदाबहार है वो 60 मीटर लंबी होती है, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो न ज़्यादा लंबी। तुलना हो गया दोनों में। ये भी कड़ी होती है। अब इस वन के प्रमुख वृक्ष में आते हैं सागवान, महुआ, शीशम। ये खास करके हमारे भारत के जो मध्य भारत है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में ये पाई जाती है। क्लियर होगी? अब तीसरा पर्णपाती अधिपर्वतीय या कुंधारी। इस वन की लकड़ियां मुलायम होती हैं। इसकी जड़ें काफी धरा तक नीचे तक जाती है। इसकी जो जड़ें होती है काफी नीचे तक जाती है और लचीली होती है। और ये इसकी पत्तियां जो होती है ना कोनधार होती है, यानी कि कोना की तरह बना कर के रखती है। ये ज़्यादा विशाल नहीं होती है, मैंने बड़ी बड़ी ज़्यादा विशाल नहीं होते। इनके मुख्य वृक्ष हैं देवदार, स्प्रूस, पाइन, ओक, मेपल इत्यादि। ये हमारे भारत के जो उत्तरी हिस्से हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं। खास करके हिमालय पर जो हम लोग 1500 से 3000 की मीटर की ऊंचाई है, इस बीच में ये वन पाए जाते हैं। अगला डेल्टाई या ज्वारीय वन। भारत के जो निचली हिस्सा यानी दक्षिणी तटीय सागरीय मैदान है उनमें यह वन पाए जाते हैं। यानी हमारे भारत का जो तटीय है दक्षिणी मैदान है इस हिस्से में, इसमें कौन वन पाई जाती है? डेल्टाई वन पाई जाती है। ये काफ़ी पतली पतली मजबूत होती है। इनकी तनाव से ना हमेशा जड़ निकलती रहती है जो ज़मीन को पकड़े रहती है और ये फटने वाली होती है, लतरती है। या जो ज्वार उठती है समुद्र में लहरें, उस लहर को क्या करती है? ये रोकती है। इसके प्रमुख वृक्ष हैं मैगोर, सुंदरी, गिरिटीरा इत्यादि। चलिए अगला है कटीले वन। यह खास करके राजस्थान और गुजरात के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है, जहाँ वर्षा लगभग 50 से हो जाती है। 50 से 70 सेमी वर्षा होती है, वहाँ पाई जाती है। इनमें पत्तियों की जगह पर कांटे होते हैं। इनकी पत्तियाँ कम चौड़ी होती हैं। ठीक। इनके प्रमुख वृक्ष हैं बबूल, नागफन, कैक्टस इत्यादि। किसी को दिक्कत समझ में आ गई? आगे बस ये वन के बारे में 4 लाइन लिखना है, सबके बारे में। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन है भाई? उष्णकटिबंधीय है सदाबहार। हो गया, लिख देंगे ना। अब आ कह रहा नीचे ना भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपाय पर प्रकाश डालिए। देखिए वन संपदा के वृद्धि के उपाय यानी हमारे देश में वन संपदा, वन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके कुछ उपाय बताइए। देखिए हमारे देश में वन के बढ़ाने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। चलिए सबसे पहला नंबर, काटे गए जो वृक्ष, जहाँ हम लोग वृक्ष काटते हैं उस जगह पर नया वृक्ष लगा देंगे, तो कम से कम संतुलन बना रहेगा कि जितना है उसमें से कटौती ना हो। नंबर 1 क्लियर। दूसरा, जब हम वन काटेंगे वहाँ पर फसल चक्रण अपनाएंगे, यानी जिस वन को काटे हैं उसके जगह पर दूसरे पौधे लगाएंगे। जैसे शीशम काट लिए वहाँ पर महुआ लगा देंगे, महुआ काट लिए वहाँ आम लगा देंगे। नहीं, इससे क्या होगा? फसल चक्रण लगाने से पौधे की वृद्धि ज़्यादा होगी। तो 2 बात। तीसरी है कि हम लोग नए वन लगाएंगे। तीसरा उपाय क्या हमारा? नए वन लगाएंगे, यानी कि जो खाली जगह भी है, जैसे कोई बांध है, कोई सड़क के किनारे का जगह है,
रेलवे लाइन का जो बहुत जगह खाली अभी है बचा हुआ, नहीं बांध है, या स्कूल का मैदान बहुत जगह है, नहीं बड़े बड़े मैदान हैं जिसके अभी पेड़ नहीं है, तो उसके आसपास में पेड़ लगाने से क्या होगा कि कुछ हद तक जो है वन वृद्धि हो सकती है। इस तरह से वनों में क्या करना है, वृद्धि करना है। साथ ही साथ जब वन हम लोग काटेंगे तब कौन सा काटेंगे, केवल परिपक्व वृक्ष काटेंगे, ये उपाय है। इसके अलावा सरकार को क्या चाहिए कि संरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन घोषित कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जब सुरक्षित और संरक्षित वन घोषित हो जाएंगे तो उसमें पशु का चारागाह नहीं होगा। तब पशु नहीं जाएंगे जब उसमें, तो उससे पौधे का जो रौंद जाती है, पशु जब चरने के लिए जाती है तो पौधे को क्या कर देती है, रौंद देती है, अपने पैर से न छोटे छोटे पौधे को कुचल देती है, तो उस पौधे की वृद्धि की रुक जाती है, या पौधे को खा जाती है तो उससे भी रुक जाती है। इससे क्या होगा कि बचाव हो जाएगा, तब पौधे की वृद्धि फिर तेजी से होने लगेगी। नहीं, इस तरह के कुछ उपाय हैं जिससे पौधे यानी वन संपदा को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? तो इतना समझ गए आप लोग कि वन संपदा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वन संपदा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, समझ गए सब लोग? चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है, भारत में वन्य प्राणियों की विविधता देखते ही बनती है। इस कथन की पुष्टि का उदाहरण देते हुए करें। देखिए हमारे देश में ना वन्य संपदा का बहुत प्रकार है, माने वन्य और वन्य प्राणी जो भी है ना, इसकी संख्या हमारे यहाँ बहुत है। अब हमारा किताब क्या कहता भाई कि हमारे देश में 47,000 के प्रकार के वन पाए जाते हैं, माने जीव क्या कहते हैं वन है, उनमें 15,000 भारतीय मूल के हैं क्या। इसी तरह से अगर भारत में अगर वन्य प्राणी की बात करेंगे तो आपको हजारों हजार संख्या में देखने को मिलेंगे वन्य प्राणी, बहुत सारे। खास करके ऑर्थोपोडा संघ की जो जंतु है ना सबसे ज्यादा है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस संघ के जंतु सबसे ज्यादा हैं, तो ऑर्थोपोडा। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे जंतु वर्गीकरण में, नहीं पढ़े थे? चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि भारत में वन्य प्राणियों की विविधता देखते ही बनती है। अब इसके बारे में आपको लिखना है। तो भारत में वन्य प्राणियों की विविधता देखते ही बनती, इस कथन का पुष्टि करने से भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वन्य प्राणियों का विवेचना करना जरूरी है। माने कितने प्रकार के हमारे यहाँ जीव जंतु हैं, तो हम लोग कितने भागों में बांटा, 5। नंबर 1 हमने बांटा था जिनका नाम था मांसाहारी जीव। अब मांसाहारी जीव में आपने देखा कि कई प्रकार के जंतुएं पाई जाती है, जिसमें थे शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, नहीं इत्यादि, भालू भी थे उसमें। तो इस तरह से अनेक प्रकार के जंतु। इसके अलावा हमने देखा कि दूसरा था हमारा, दूसरे प्रकार के थे मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव। तो शाकाहारी में जंगली गधा था, हाथी, हिरन, खरगोश, और आपके आसपास की जो जीव जंतुएं हैं जैसे गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, है ना, सूअर हैं, ये सब क्या है, तो शाकाहारी जीव में आते हैं। चलिए तीसरा हमने देखा कि थे जल उभयचर प्राणी, जो जल में भी रहती है और, तो चलिए तो इन जंतुओं में हमने देखा कि सबसे ज्यादा कौन था, तो जल उभयचर में कौन कौन जंतु थे, तो हम लोग देखे थे एक कछुआ थी, एक मगरमच्छ थी, नहीं इसी तरह से और मेढक जैसे हैं, वो क्या है, जल उभयचर जीव हैं जो जल में भी रहते हैं और। चलिए चौथा नंबर था सरकने वाले जीव, जो सरक करके चलते हैं, जैसे सांप थी, छिपकलियां थी और छोटे छोटे और जंतुएं हैं। इसके अलावे आप देखेंगे तो चौथा था, पांचवा था कुतरने वाले जीव, जो कुतर कुतर के भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें चूहा है, बंदर हैं और गिलहरी हैं। नहीं इस तरह से हमने देखा कि हमारे आसपास में जितने जंतुएं हैं उनमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। चलिए 1 नंबर हमने देखा कि हमारे पूरे विश्व में जो जैव विविधता में हॉट स्पॉट जगह हैं, जिनमें 34 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें भारत की संख्या कितनी है, 4 है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दुनिया के देशों में हमारा नंबर 1 स्थान पर आता है जैव विविधता में। यानी भारत में कई प्रकार के जंतुएं पाई जाती है, अन्य प्रकार के कीट पाई जाती है, अन्य प्रकार के जो बड़े वन जंतु हैं वो पाए जाते हैं। जल में रहने वाले भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल जिसको कहते हैं, वो भारत के अलावे किसी अन्य देशों में
नहीं पाई जाती है। जैसे डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अन्य राज्य देशों में बहुत कम मात्रा में किसी किसी देशों में ही पाई जाती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हमारे देश में बहुत सारे जंतुएं हैं जो दूसरे देश में है भी नहीं। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गई। सबके बारे में, जंतु के बारे में 5-5 लाइन, 2-2 लाइन जहां तक होगा लिख देंगे। क्लियर? अब आगे अगला कहता है वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता बताते हुए इनके संरक्षण के उपाय बताइए। अब सबसे पहली बात, कल हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे कि बाघ और सिंह दोनों हिंसक जीव हैं, फिर भी उसकी संरक्षण किया जाता है, क्यों? तो वही पूछा जा रहा है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों, माने क्यों हम लोग उसकी संरक्षण करते हैं? इसलिए कि जो पर्यावरण के संतुलन के लिए, पर्यावरण में अन्य जीव जंतुओं के सही रूप से रहने के लिए इसका संरक्षण जरूरी है। ठीक है, पर्यावरण में सब कुछ ढंग से चले इसके लिए इसका क्या जरूरी है? संरक्षण जरूरी है। जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मान लीजिए जितने भी जीव हैं उस सबका हम लोग एक प्रकार बांटते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पारितंत्र। जैसे मांसाहारी जीव का एक पारितंत्र, शाकाहारी का एक, जो उत्पादक है उसका एक, अपघटक का एक। अब मान लीजिए इनमें से हम एगो को हटा दें, जैसे शुरू का ही मान लीजिए पादप ही हटा दें एक पारितंत्र का, तो उसके बाद का जंतु रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसमें अगर शाकाहारी को हटा दें तो क्या होगा? मान लीजिए शाकाहारी जंतु जितने हैं सबको हटा देंगे तो क्या होगा? तो मांसाहारी खुद ब खुद मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे? मांसाहारी को हटा देंगे तो क्या होगा? तो शाकाहारी की संख्या बढ़ेगी, और जैसे बढ़ेगी सारे पौधे को क्या करने लगेगी? खाने लगेगी, तो पौधा ही धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे पर्यावरण को सही रूप से चलने के लिए सबका होना जरूरी है। क्लियर है? तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसका संरक्षण क्यों जरूरी है, तो बता देंगे ना, पर्यावरण के संतुलन के लिए हर जंतुओं का होना जरूरी है। ये जो हमारा वातावरण है, जो हमारी वायुमंडल है, उनमें जो जितने जीव हैं प्रकृति ने दिया है सबका होना जरूरी है, वह कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक है। चलिए, एक सांप है ना, आप लोग पढ़ते होंगे कि सांप भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। भले हम उसको मार देते हैं वो अलग सी बातें हैं, लेकिन वह हमारे लिए जरूरी है। किस लिए जरूरी है? पराबैंगनी किरणों को वह सोखती है, जहरीली किरणों से पृथ्वी को बचाती है। इसी तरह से पानी में रहने वाली जो घड़ियाल है वो भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वह नदियों को साफ करने में क्या करती है? मदद करती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि हिंसक जीव भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है। तो इन सारे कार्यों के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। अच्छा, इतना समझ गए सब लोग कि संरक्षण क्यों जरूरी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संरक्षण के उपाय बताइए, तो कैसे उसको संरक्षित करिएगा? तो संरक्षण का उपाय एक ही है सीधा, कि हम लोग उसका शिकार नहीं करेंगे। क्लियर? शिकार नहीं करेंगे तो संरक्षण हो जाएगी। जैसे अब देखिए, अपने बगल दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है, तो वो पक्षी विहार के नाम से जानी जाती है। वहाँ बहुत बड़ी तालाब है, मतलब एक समझिए तो उसको चर का इलाका, पानी उसमें जमा रहता है। तो नेपाल में जब ठंडा का मौसम होता है ना, तो बहुत सारी पक्षियाँ ना उधर से उड़ के और बिहार आ जाती है। नेपाल में ठंड जब बढ़ती है तो वो बिहार आ जाती है, 2-3 महीने वो बिहार में ही रहती है। उसके बाद फिर जब थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगती है तो उड़ के वो चली जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ वो कहाँ उतरती है? तो दरभंगा में उतरती है, कुशेश्वर स्थान में, अपना वो क्या कहते हैं, बेगूसराय के कांबर झील में, बगल वैशाली में बरेला झील में, ठीक है ना, ये उतरती है। अब यहाँ पर लोग क्या करते थे ना, उस पक्षी का शिकार कर लेते थे, है ना। अब गौर करके देखिएगा, जैसे आप कबूतर पाले हुए हैं, सपोज इधर समझिए, अब उसमें से एक कबूतर को आप ना काट रहे हैं, बाकी कबूतर अगर देख लिया काटते हुए तो उसके बाद आपको एक कबूतर आपके घोंसले में नहीं रहेगा, वो सब भाग जाएगी। एक कबूतर को काटते अगर वो देख लिया आपको, समझ जाइएगा कि वो उसके बाद एक भी कबूतर आपके यहाँ नहीं रहेगा, वो भाग जाएगी। समझ में आई बातें? आप जब पक्षी का शिकार करेंगे वहां पर, तो और सारे पक्षियां जब देखेगी तो फिर वो आपके पास नहीं रुकेगी, वह चली जाएगी। अब अगर संरक्षण करना है, इसका मतलब उसका शिकार नहीं करना है, सीधी सी बात, एक नंबर। दूसरा है, सरकार को क्या चाहिए? तो उसके लिए राष्ट्रीय पार्क यानी उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल घोषित कर देना चाहिए। एक कठोर कानून बनानी चाहिए
जो शिकार करने वाले लोगों पर होनी चाहिए, शिकार करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तब जाकर के उसका संरक्षण हो सकता है। क्लियर? तो संरक्षण का उपाय तो पहला है कि हम लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि शिकार नहीं करिए। नंबर दूसरा, सरकार क्या करनी चाहिए उसमें कि उसके राष्ट्रीय पार्क हो या अभयारण्य हो या जैव मंडल घोषित कर दे जहां पर जंगली जानवर को सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही साथ कठोर कानून होनी चाहिए कि जो शिकार करे उस लोगों पर उस तरह का कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर जिस जंतु की संख्या अगर कम रही है उसके लिए प्रजनन केंद्र लगानी चाहिए। जैसे हम लोग देखे थे बाघ परियोजना, देखे थे हाथी परियोजना है, घड़ियाल परियोजना है। इसमें क्या है कि उसी की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। क्लियर? तो संरक्षण के उपाय समझ गए? किसी को डाउट क्वेश्चन में? आगे चलते हैं। सुनेंगे, विस्तार से बताएं कि मानव की क्रियाएं किस प्रकार वन तथा वन्य प्राणियों के हास के कारण हैं। अच्छा, मानव के कारण वन भी हास हो रहा है, अब वन्य प्राणी का भी हास हो रहा है, नहीं हो रहा। अब बताएंगे कि वन कैसे हमारे कारण से कट रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या हमारी बढ़ी और सब लोगों के लिए भरपेट भोजन चाहिए। भोजन की पूर्ति के लिए जो जहाँ वन है उस वन को काट कर तेजी से बनाया गया कृषि योग्य भूमि, जिसके कारण वन का ह्रास हो गया। नंबर एक। नंबर दूसरा, हमें चाहिए आवास, और जो हमारे आसपास में पौधे थे उस पौधों को काट के हमने वहां पर आवास बना लिया। आवास की वृद्धि हुई तो आसपास में जो जगह थी उसमें जहां पेड़ पौधे थे उसको हमने काट कर क्या बना लिया। तो इस तरह से वन का क्या हो गया, ह्रास हुआ। तीसरा, शिक्षा तेजी से बढ़ रही है और सभी लोगों को किताब कॉपी की जरूरत हो रही है, तो इसके लिए तेजी से कागज चाहिए और कागज के लिए तेजी से वन काटे जा रहे हैं। कागज की लुगदी किससे बनती है? पेड़ पौधों से बनती है। तो अब ऐसी स्थिति में वन तेजी से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। अगला, ईंधन की जरूरत है, तो ईंधन की पूर्ति के लिए। फर्नीचर की जरूरत है, फर्नीचर की पूर्ति के लिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए या उद्योग के लिए स्थान चाहिए। इन सारे कार्यों के लिए वन तेजी से, कोई दिक्कत? ये थे हमारे वन के विनाश के कारण। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, हमने विकास की ओर गया, परिणाम हमारा वन करते। किसी को समझने में कोई दिक्कत कि हमारे कारण यानी जनसंख्या के कारण वन क्यों कटे? चलिए अब वन्य प्राणी की बात। जैसे जैसे आबादी बढ़ी पेड़ तेजी से कटे। अब पेड़ जैसे जैसे कटा वन्य जीवों के रहने के लिए कोई आवास नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिला। भोजन की कमी हुई तो वह वन से बाहर आना शुरू हुआ। जैसे बाहर आए या तो उसे डर से या आर्थिक लाभ से हमने उसका शिकार कर लिया। कोई दिक्कत? मान लीजिए सपोज दैट हम लोग अभी सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं और गांव में एगो शेर आ जाए सपोज दैट, नहीं वो कहीं से घूमते घामते चला आया, अब हम लोग क्या करेंगे उसको बताइए? देखिए वो कह रहे दोस्त बना लेंगे। शेर दोस्त होने वाला है कभी? वो जंगली हिंसक जीव हैं, वो खा ही जाएगा। चलिए, तो कहने का अर्थ है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको मारने का प्रयास करेंगे। मार ही देते हैं हम लोग, अधिकांश क्या होता है उसको मार ही देता है लोग। गांव पड़ोस में जब घुस जाता है तो लाठी डंडे की सहायता से उसको, हाँ नहीं बहुत सारे लोग मार देते हैं, हमसे नहीं मरेगा वो अलग सी बात है। नहीं तो कहने का अर्थ है कि सुनिए ना, तो ये हमको कमजोर समझती है ना, इसीलिए अब हम पहलवानी थोड़ी करते हैं जो कुश्ती लड़ेंगे। चलिए एक तरह तो कहने का अर्थ है कि पहला नंबर वो जंगल से बाहर आई जिसके कारण वो क्या हो गया, शिकार हो गया, नंबर एक। दूसरा है कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए ना जंगली जानवरों को क्या करना शुरू कर दिया, शिकार करना आर्थिक लाभ के लिए। जैसे आपने सुना होगा हमारे देश के बीरप्पन की कहानी, एक डाकू था बीरप्पन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हाथी दांत का शिकार करना, माने उसका तस्कर था और उसने क्या किया, तेजी से उसका शिकार किया। ये इसी तरह से और सारे लोग थे जिनका नाम तो एक प्रसिद्ध नाम था इसलिए हमने आपको बताया। और सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं, सिंह का, हिरन का, और उसके जो चमड़े हैं ना वो महंगे महंगे बिकते हैं विदेशों में, और उसका तस्कर करते हैं, विदेश भेज देते हैं बेचने के लिए। अब एक हिरन की हत्या कर दिए और उसका चमड़ा 3 लाख में बिक गया।
एक शेर की हत्या कर दिए, उसके चमड़े 5 लाख 6 लाख में बिक गया विदेशों में, है ना। तो इस तरह से तस्कर करते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ इसकी संख्या क्या होने लगी है, कम होने लगी है। कुछ लोग भोजन के लिए किए, कुछ लोग डर से किए, कुछ फायदे आर्थिक लाभ के लिए। देखिए कुछ लोग भोजन के लिए करते हैं ना जंतु का शिकार, जैसे अपने यहाँ बनैया सुगर को देखे होंगे मारते हुए लोगों को, क्या जाल घेर देता है वो बगल में अपने नजदीकरी में, है ना। बस उधर से सुगर आया मैं फंस गया ना, फंस गया तो इसके बाद उसको काम खत्म। नहीं देखें क्योंकि आप लोग बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए सुनते तो है ना, जब फलाना जगह सुगर मार दिया। उस दिन में तो कल भी परसों तो घटना घटी थी, बताए थे ना कहानी, नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो हरणी, वो किसके लिए, खाने के लिए, उसका आर्थिक लाभ नहीं उद्देश्य है, वो खाने के लिए ऐसा करते हैं। या बहुत सारे लोगों को देखेंगे शाही को शिकार कर लेता है, खरगोश का कर लेता है, पक्षी को कर लेता है, नहीं। तो इस तरह से हमारे देशों में क्या है कि वन्य पशु के ह्रास के 3 कारण हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला कारण याद रखेंगे कि वन कट गई तो उन्हें भोजन नहीं मिला, आवास नहीं मिला, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे। दूसरा कारण था प्रदूषण, प्रदूषण के कारण बहुत सारे जीव जंतु क्या होने लगे हैं, बीमार होने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। तो 2 कारण। तीसरा हम लोग मानवीय कारण, मानव में हमने उससे, जैसे वो जंगल से हिंसक जीव बाहर आए, या तो डर करके हमने मार दिया, नहीं, या आर्थिक लाभ के कारण कोई लोग उसका शिकार कर लिए, या अपने भोजन के लिए शिकार कर लिए। इस तरह से वन्य जीव भी धीरे धीरे क्या होने लगे हैं, ह्रास होने लगे हैं। कोई दिक्कत? तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन 5 थे, पांचों समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने रहते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।